हेलो स्टूडेंट्स, आज हम जेनेटिक्स के दूसरे चैप्टर के साथ शुरुआत करेंगे। तो दूसरा चैप्टर जेनेटिक्स का कौन सा है? मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। तो ये शुरू करने से पहले हम इसके टॉपिक्स के बारे में बता देते हैं। इसमें क्या क्या पढ़ेंगे आप? जेनेटिक मटेरियल एंड इट्स रिक्वायरमेंट, स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, आरएनए के स्ट्रक्चर के साथ साथ आपको टाइप्स भी करनी है, डीएनए की रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, जीन रेगुलेशन एंड जेनेटिक कोड। तो आज हम पहले स्टार्ट करते हैं जेनेटिक मटेरियल के साथ। अब बच्चे देखिए, मेंडल ने, मॉर्गन ने, सुटॉन, बोवरी ने फैक्टर्स के बारे में बताया था। फिर जैसे सुटॉन और बोवरी ने क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस दी। उनके अकॉर्डिंग क्या था, जो मेंडेलियन फैक्टर्स या जो जीन्स थे वो क्रोमोसोम्स के ऊपर लीनियर पैटर्न में प्रेजेंट थे। लेकिन इसके मॉलिक्यूलर कंपोजिशन क्या है और वो केमिकली किससे बने हैं, ये फैक्टर्स या ये क्रोमोसोम्स किससे बने हैं, इसके बारे में हमें 1926 तक कुछ भी पता नहीं था। और 1926 तक आते आते हमें इस जो इसका मॉलिक्यूलर इसके स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए, इसके बारे में बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स होना स्टार्ट हो गए और हमें धीरे धीरे इसके बारे में इंफॉर्मेशन होना शुरू हो गई। तो देखिए बच्चे, जेनेटिक मटेरियल क्या है? कोई भी ऐसा सबस्टांस जो बायोलॉजिकल इंफॉर्मेशन स्टोर करे, जिसको इसी जेनेटिक मटेरियल को मेंडल ने फैक्टर कहा था। और इसी जेनेटिक मटेरियल के बारे में सुटॉन, बोवरी ने क्या बताया था कि ये जेनेटिक मटेरियल क्रोमोसोम्स के ऊपर लीनियर पैटर्न में प्रेजेंट है। ठीक है, तो अब वो जेनेटिक मटेरियल है क्या चीज? ऐसी वो सबस्टांस जो बायोलॉजिकल इंफॉर्मेशन को स्टोर करता है, ऑल्दो इन कोडेड फॉर्म में ही ये चाहे स्टोर करे, लेकिन ये बायोलॉजिकल इंफॉर्मेशन को स्टोर करता है। फिर उस बायोलॉजिकल इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर करता है टू द नेक्स्ट जनरेशन। ये नेक्स्ट जनरेशन में इस बायोलॉजिकल इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर भी करेगा और इसकी एक्सप्रेशन भी करेगा इन द नेक्स्ट जनरेशन। देखिए बच्चे, जो फैक्टर्स, अगर हम इसको इजी लैंग्वेज में समझाएं कि फैक्टर्स जो प्रेजेंट थे वो कोई करेक्टर्स को कंट्रोल करते थे, करेक्टर्स को डिटरमाइन करते थे। ठीक है, करेक्टर कैसा होना है कैसा नहीं, तो उसकी इंफॉर्मेशन उन पे प्रेजेंट है फैक्टर्स पे। फिर वही वो जो इंफॉर्मेशन है वो ट्रांसफर होती है नेक्स्ट प्रोजेनी में भी, नेक्स्ट जनरेशन में भी। और वहां पे सिर्फ ट्रांसफर नहीं होती, वहां पे ये जो इंफॉर्मेशन है वो एक्सप्रेस भी होती है। ठीक है, तो ऐसा सबस्टांस जो बायोलॉजिकल इंफॉर्मेशन स्टोर करता है, इसको ट्रांसफर करता है और फिर इसको एक्सप्रेस भी करता है इन नेक्स्ट जनरेशन, दैट सबस्टांस इज नोन एज जेनेटिक मटेरियल। अब किस मटेरियल को हम जेनेटिक मटेरियल कह सकते हैं? मतलब उसके लिए कुछ रिक्वायरमेंट्स होनी चाहिए। तो देखिए क्या रिक्वायरमेंट्स हैं जेनेटिक मटेरियल की, कि वो पहले तो सभी ऑर्गेनिजम्स में प्रेजेंट होना चाहिए। हर एक ऑर्गेनिज्म के हर एक सेल में वो प्रेजेंट होना चाहिए और हर एक सेल में वो इक्वल अमाउंट में भी प्रेजेंट होना चाहिए। कोडेड फॉर्म में वो बायोलॉजिकल इंफॉर्मेशन स्टोर करना चाहिए और केमिकली एंड स्ट्रक्चरली स्टेबल होना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं है कि डिफरेंट वो कंडीशंस में ये चेंज हो जाए, जैसे टेम्परेचर अगर इंक्रीज हो जाता है तो वो चेंज हो जाए, या कोई केमिकल्स के उसमें एक्सपोजर होता है तो वो चेंज हो जाए। तो ऐसा चेंज नहीं आनी चाहिए। कोई लाइफ साइकिल के डिफरेंट स्टेज आती है तो उसमें वो चेंज हो जाए। टेम्परेचर हाई होता है, एनवायरमेंट चेंजेस आते हैं तो वो चेंज नहीं होना चाहिए। वो केमिकली एंड स्ट्रक्चरली स्टेबल होना चाहिए और वो रेप्लिकेट भी कर सकना चाहिए। रेप्लिकेट मतलब अपना नंबर बढ़ाना, अपने जैसा ही नया सबस्टांस बनाना, तो वो रेप्लिकेट भी कर सकना चाहिए। इट शुड बी एबल टू जनरेट इट्स रेप्लिका एंड इट शुड बी लायबल टू स्लो चेंजेस। मतलब वो धीरे धीरे वो स्लोली उसमें चेंजेस आ पानी चाहिए, ताकि हम यही जो चेंजेस होंगी बाद में एवोल्यूशन काज कर सकती हैं। ठीक है, देन वो इट शुड बी एबल टू एक्सप्रेस इटसेल्फ इन द फॉर्म ऑफ मेंडेलियन फैक्टर्स। मेंडेलियन फैक्टर्स के बारे में जो आपने पढ़ा वो भी एक्सप्रेस, ये जो जेनेटिक मटेरियल है वो भी इन सारी स्टेटमेंट्स को एप्लीकेबल ये स्टेटमेंट्स उनमें होनी चाहिए। और फिर वो डिफरेंशियल एक्सप्रेशन भी कर पाना चाहिए। डिफरेंशियल एक्सप्रेशन का मतलब है कि देखिए, जैसे हमारे ही जैसे हमारे जहाँ पे हेड बना है उस पोर्शन में हमारी बॉडी में अगर देखा जाए तो वहां पे तो लेग बनाने के लिए भी
फैक्टर्स थे, वहां पे लेग बनाने के लिए भी बायोलॉजिकल इंफॉर्मेशन थी, लेकिन वहां पे हेड ही बना। तो मतलब हर एक जगह वो फैक्टर्स प्रेजेंट हैं, लेकिन एक पर्टिकुलर जगह पे एक पर्टिकुलर टाइप का ही एक्सप्रेशन हो पाना चाहिए। तो इसको हम कहेंगे डिफरेंशियल एक्सप्रेशन। ठीक है, तो ये जो रिक्वायरमेंट्स हैं, ये 3 स्ट्रक्चर्स हैं वो फुलफिल कर सकते हैं। जैसे प्रोटीन्स हैं, आरएनए है और डीएनए है। काफी देर तक प्रोटीन्स को ही जेनेटिक मटेरियल माना गया, लेकिन इसमें 2 लेक्यूने थे। वो क्या थे कि एक तो ये केमिकली एंड स्ट्रक्चरली स्टेबल नहीं है, और सबसे बड़ी लेक्यूना जो इसमें था वो क्या था कि ये रेप्लिकेट नहीं कर सकता था, ये डुप्लीकेट नहीं हो सकता था। अब आरएनए की तरफ देखें तो आरएनए ये इतना स्टेबल नहीं है, ये लेस स्टेबल है। क्यों? बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ OH ग्रुप्स इन इट। इसमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप, 2 जगह हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट है, जिसकी वजह से ये लेस स्टेबल हो जाता है। दूसरी ये लेस स्टेबिलिटी का और क्या रीजन है कि इसमें यूरासिल प्रेजेंट है, जो इसको और रिएक्टिव कर देता है। मतलब रिएक्टिव हो गया तो ये स्टेबिलिटी इसकी कम हो जाएगी। और जो लेकिन है इसमें वो क्या है कि ये इसमें चेंजेस तो आती हैं, लेकिन स्लोली नहीं आती, ये एकदम से इसमें फास्टर रेट ऑफ ये है चेंजेस आती हैं। ठीक है, फास्टर रेट पे चेंजेस आती हैं। ठीक है, लेकिन इसमें एक जो पॉजिटिव फीचर है वो क्या है, इट कोड्स डायरेक्टली फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स। मतलब ये डायरेक्टली, इसने सिंपली देखो कोई भी करेक्टर जो है वो एक्सप्रेस कैसे होता है, विद द हेल्प ऑफ प्रोटीन्स। तो जैसे प्रोटीन्स जैसे ही बनेंगे तो एक करेक्टर अपने आप को एक्सप्रेस कर देता है। तो जो आरएनए है वो डायरेक्टली प्रोटीन्स बना देगा। लेकिन जबकि अगर हम डीएनए की तरफ देखें तो डीएनए बहुत स्टेबल है, रेप्लिकेट भी कर सकता है, इसमें स्लो चेंजेस भी आती हैं। ठीक है, लेकिन इसमें क्या है कि ये जो पहले ये आरएनए बनाएगा, फिर उसके बाद प्रोटीन्स बनेंगे, मतलब डायरेक्टली प्रोटीन्स की फॉर्मेशन नहीं करता। ठीक है, तो जहाँ पे अगर हम स्टेबिलिटी का केस लेते हैं, स्टेबिलिटी के केस में आरएनए बेटर है, और ट्रांसमिशन ऑफ करेक्टर का केस लें तो आरएनए बेटर है। स्टेबिलिटी में डीएनए बेटर है और ट्रांसमिशन में आरएनए बेटर है। ठीक है, तो फिर ये जनरली डीएनए एक्ट्स एज द जेनेटिक मटेरियल, लेकिन कुछ वायरसेस में, जैसे आजकल कोरोना वायरस ही चल रहा है, तो इनमें आरएनए ही जेनेटिक मटेरियल है। तो देखो बच्चे, आप जानते ही हैं, जैसे मैंने यहाँ पे बता दिया कि यहाँ पे जो आरएनए अगर जेनेटिक मटेरियल होगा तो वो बहुत जल्दी जल्दी म्यूटेशन शो करता है, बहुत जल्दी जल्दी चेंजेस शो करता है। तो यही रीजन है कि अभी इतनी देर के बाद भी, इतने महीनों के बाद भी कोरोना वायरस के लिए हमें कोई वैक्सीन हम उसके लिए नहीं बना पाए। क्यों? क्योंकि जब एक स्ट्रेन के लिए हम वैक्सीन बनाते हैं तब तक उसमें म्यूटेशन हो जाती है, नया स्ट्रेन बन जाता है। ठीक है, तो फिर जो हमने ये आज के टॉपिक से, आज के लेक्चर से जो हमने कंक्लूड किया वो क्या किया कि या तो डीएनए या आरएनए एक्ट्स एज द जेनेटिक मटेरियल। अब हम बात करते हैं कि पहले डीएनए बना या आरएनए। ठीक है, तो सबसे पहले हम कहते हैं कि पहले आरएनए बना होगा। क्यों? क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ द लाइफ प्रोसेसेस दे इवॉल्व्ड अराउंड आरएनए। जो लाइफ प्रोसेसेस हैं, मेजॉरिटी ऑफ द लाइफ प्रोसेस जो हैं वो आरएनए के आसपास ही इवॉल्व हुई हैं। ठीक है, और ये देखिए बच्चे, ये जो आरएनए है वो एक कैटलिस्ट का काम भी करता है। जेनेटिक मटेरियल तो है ही, कैटलिस्ट का काम भी करता है, अडेप्टर का काम भी करता है, जिसकी वजह से ये बहुत रिएक्टिव था। ठीक है, तो इसी में आरएनए में ही स्लोली चेंजेस आई, कुछ मॉडिफिकेशंस हुई, तो आरएनए से डीएनए बन गया। ठीक है, तो यही जो डीएनए है, डीएनए देखो इसमें भी चेंजेस आती हैं, इसमें जैसे ही लेकिन चेंजेस आते हैं ये अपने आप को रिपेयर मैकेनिज्म से रिपेयर कर देता है। सो डीएनए इवॉल्व फ्रॉम आरएनए। अब देखो हमने ये तो बोल दिया डीएनए मेजॉरिटी केसेस में जेनेटिक मटेरियल है, लेकिन ये कैसे हम ऐसे कैसे मान लें? साइंस में कोई भी चीज हम ऐसे नहीं मान सकते हैं जब तक हमें एविडेंस ना मिले, जब तक हमें प्रूफ ना मिले। तो इसको डीएनए का जेनेटिक मटेरियल है, इसको भी एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया गया। बहुत से साइंटिस्ट ने बहुत से एक्सपेरिमेंट्स किए, और इन एक्सपेरिमेंट्स के बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। तब तक के लिए अलविदा दोस्तों।